हेलो एवरीवन, श्योरिटी सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग बिहार के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। इसके आपने पहले एक वीडियो देखी होगी, सेकंड वीडियो देखी होगी, ये थर्ड वीडियो है आपकी। तो मैं बिहार का यहाँ पे जो लिखा रहता है वो नहीं लेके आया हूँ, आपके लिए बस डायरेक्ट लेते आया हूँ, क्योंकि टोटल 60 क्वेश्चन रहते हैं और क्योंकि बिहार में बहुत ही कम पेपर हुए हैं तो बिहार का जो भी है वो तो मैं आपके सामने रखूँगा ही, साथ ही अदर स्टेट्स के भी रखूँगा, क्योंकि बहुत सारे जो आपके जीएस और जीके के क्वेश्चन होते हैं वो अदर स्टेट्स के भी पूछते हैं। तो इसलिए आपको जितने जीएस और जीके के पेपर आप सॉल्व करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, और जितने ही आप वीडियो देखेंगे उतना ही आपके लिए और अच्छा रहेगा, क्योंकि वो क्या होता है, दिमाग पे एक तरीके से ऑडियो और विजुअल ये दोनों आपको दिखता है। तो चलिए फिर देख लेते हैं क्वेश्चन। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन व्यापारिक फसल नहीं है? व्यापारिक फसल, इसका क्या अर्थ होता है? तो आपने देखा होगा कुछ ऐसी फसलें होती हैं जो कि किस लिए यूज़ होती हैं, जो एक तरीके से व्यापार करने के लिए यूज़ होती हैं। अगर हम लोग गेहूँ बोते हैं तो गेहूँ क्या व्यापारिक फसल है? वो खाने वाली फसल है। पर मक्का हो गया, क्या वो व्यापारिक फसल है? वो खाते हैं। एक यूजुअली उसका व्यापार नहीं होता है कि यहाँ से कहीं बाहर जा रहा है या उसका इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। बहुत कम ऐसी मात्राओं में देखा जाता है। ऐसे गेहूँ, चावल, ये सब व्यापारिक फसलें उतनी नहीं मानी जाती हैं। बट जो प्रमुख वाणिज्यिक फसलें मानी जाती हैं, जैसे मखाना हो गया, जूट हो गए, कपास हो गया, इनका प्रयोग ही किस लिए किया जाता है? इनका व्यापार के लिए ही प्रयोग किया जाता है, जबकि मक्का व्यापारिक फसल के अंतर्गत नहीं आता। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मखाना, जूट, कपास तथा गन्ना आदि भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें हैं, जबकि वाणिज्यिक फसल मक्का नहीं है। यह एक खाद्य फसल है, ज़्यादातर खाने के लिए यूज़ हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखिए, गरीब रथ क्या है? तो ये आपका करंट का क्वेश्चन है, तो आप इसको देख लीजिए, नहीं देखिए, क्योंकि गरीब रथ बहुत पुराना एक तरीके से आपका करंट है। तो गरीब रथ एक ट्रेन है और ये पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी ने इसकी शुरुआत की थी। तो आपको बस यह जानना है कि यात्री गाड़ी है गरीब रथ, इस समय वंदे भारत चल रही है। चेंजेस बहुत हो गए हैं। अगला देख लेते हैं। ये देखिए, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो आंसर है वो खड़गपुर दिख रहा है, बट अब खड़गपुर नहीं है। एक्सप्लेनेशन में भी अभी चलते हैं तो उसमें भी आपको मैं कुछ अल्टर करूँगा। देखिए, एक्सप्लेनेशन जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि प्रश्न पूछे जाते समय खड़गपुर पश्चिम बंगाल भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था, तो अब ये नहीं रह गया। अब इसके बाद बता रहा है कि वर्तमान में भारत के साथ साथ विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, और गोरखपुर में उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय है। तो ये तो आपका हो गया सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। बट आपको अगर करंट की जानकारी होगी तो हुबली, मैं लिख दे रहा हूँ, हुबली रेलवे स्टेशन, जो कि कहाँ है, कर्नाटका में स्थित है, कर्नाटक में है। इसकी जो लंबाई है वो बहुत ही ज़्यादा है। ये 1507, मैं रब करके लिख रहा हूँ, 1507 मीटर इसकी लंबाई है। प्लेटफॉर्म नंबर 8 की इसकी 1508। तो देखिए, अगर आपको हुबली कर्नाटक आता है तो ये विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, हुबली कर्नाटक। गोरखपुर है, बट अगर हुबली कर्नाटक ऑप्शन में आता है तो सबसे, भारत का सबसे लंबा या फिर दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली कर्नाटक होगा, जिसकी लंबाई 1507 मीटर है। और देश का अगर कार्यशील प्लेटफॉर्म पूछता है, जो कार्यरत है, कार्यरत प्लेटफॉर्म, तो ये आपका गोरखपुर होगा। ऑप्शन में अगर हुबली आए तो हुबली लगेगा, और नहीं तो आपका आंसर गोरखपुर है ही। यहाँ पे हुबली नहीं है, यहाँ पे तो वैसे भी खड़गपुर जिस समय था, तो ये क्वेश्चन आपको एक तरीके से नहीं आना है, पर आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। अगला देखते हैं। भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र है।
अब शुष्क का अर्थ क्या है? भारत का सबसे शुष्क मतलब जहाँ पे वर्षा कम होती है, सूखा पड़ा रहता है ज़्यादातर। तो मैं फिर से भारत का नक्शा एक बार बना दे रहा हूँ। ये आपको ये मैं भारत का नक्शा बना दे रहा हूँ। अगर मेरे ये आपने ये बनाया और ये आ गया, ये मैंने गुजरात बनाया है, ठीक। तो आप देखिएगा, मैंने आपको बताया है कि ये ईस्ट का एरिया है, ये वेस्ट का एरिया है, ये नॉर्थ का एरिया है और ये साउथ का एरिया है। क्योंकि हम लोग जब भी बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्य की बात करते हैं, नागालैंड, असम, मिजोरम, मणिपुर, तो ये हम लोग कहते हैं ना पूर्वोत्तर क्षेत्र के हैं, पूर्व की जो भी है तो ये पूर्व है। तो सेम तरीके से जो राजस्थान है आपका गुजरात है, ये पश्चिम का एरिया है। तो आप जरा देखिए, भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र आप देखेंगे कि राजस्थान में ही आपका क्या है, थार मरुस्थल है, आपका रेगिस्तान वही है। तो पूरे भारत में और कहीं रेगिस्तान है नहीं है। तो यहाँ के ऑप्शन के हिसाब से क्या है, सबसे शुष्क क्षेत्र आपका पश्चिम होगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र पश्चिम में है। इस क्षेत्र में संपूर्ण राजस्थान का मरुस्थलीय भूभाग आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में कौन सा भिन्न है। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, सागर भी, झील भी, नदी भी और तालाब। तो आप ज़रा ध्यान दीजिएगा कि हम लोग कह सकते हैं कि भाई झील, नदी, तालाब, इन सभी में मीठा पानी हो सकता है, खारा पानी हो सकता है, सागर में खारा पानी हो सकता है, विकल्प ढेर सारे हैं। बट यहाँ पे जो इन्होंने सबसे अप्रोप्रिएट विकल्प माना है वो माना है तालाब। क्यों माना है? तो सबसे भिन्न तालाब इसलिए है क्योंकि अन्य विकल्प प्राकृतिक हैं जबकि तालाब कृत्रिम स्रोत है। देखिए, इन्होंने अपने हिसाब से जो इनका क्वेश्चन पूछने का तरीका था, ये क्या था कि ये सबसे भिन्न क्या है, तालाब निर्मित हो सकते हैं, इसको निर्मित किया जाता है, बाकी झील, नदी और सागर को निर्मित नहीं किया जा सकता। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछ रहा है कि बिहार राज्य में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो ये जो आपका हाजीपुर का क्षेत्र है ये प्रसिद्ध क्षेत्र है। इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में जानने की बहुत ज़्यादा है ही नहीं क्योंकि इतना ही एक्सप्लेनेशन दिया है। अगला देख लेते हैं। अगला है कि सोनपुर के अतिरिक्त भारत में पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो सोनपुर बिहार में है और भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है यहाँ पे। पर सोनपुर के अतिरिक्त पुष्कर राजस्थान में भी प्रसिद्ध पशु मेला का आयोजन किया जाता है। आपको यहाँ पे ये देखिए जो पिक दिख रही है, यही है आपकी जो पशु मेला हो रहा है, यही आपके पिक यहाँ पे शो कर रही है। और ये कहाँ पे किया जा रहा है? राजस्थान के पुष्कर में। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए, आप बिहार का पेपर जब देंगे तो आपको बिहार के क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे बहुत ज़्यादा। आप यूपी का देंगे तो यूपी के मिलेंगे। तो यहाँ पे भी क्या है, आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके स्टेट से, जिस भी स्टेट से आप पेपर दे रहे हैं वहाँ से रिलेटेड मिलेंगे। तो विष्णुपद मंदिर कहाँ है? तो ये गया में है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो विष्णुपद मंदिर बिहार के गया जिले में स्थित है। बिहार के पटना जिले में महावीर मंदिर स्थित है। देखिए, एक और आपको आंसर मिल गया कि बिहार के पटना जिले में कौन सा मंदिर है? महावीर मंदिर। तो कभी आपसे ये पूछ सकता है कि महावीर मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि ये पटना जिले में है। अगला ये देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत पूछता है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अभी कुछ दिन पहले बिहार में पुल भी गिर गया, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, पर एक पर्टिकुलर है कि शोक किसे कहा जाता है। तो कोसी नदी है जो हर साल इतना बाढ़ लाती है कि वहाँ बहुत सारे लोग विस्थापित हो जाते हैं। इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये नदी इतनी दिशा परिवर्तित करती है कि क्लियर ही नहीं होता कि इसका असल मार्ग कौन सा है। और कभी कभी क्या होता है कि लोग वहाँ पे बस जाते हैं और उन्हें फिर से विस्थापन होना पड़ता है। तो ये बार बार होता है, तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है।
अब देखिए, वर्षा के समय दिशा परिवर्तन के कारण बड़ी मात्रा में कृषि योग्य भूमि जलमग्न हो जाती है तथा जन धन की हानि भी होती है। कोसी नदी का उद्गम स्थल है वो सप्तकोशिकी यानी पूर्वी नेपाल में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानचित्र एवं स्केच में मुख्य क्या अंतर होता है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने स्केच कुछ भी बना दिया, देखिए ये हमने बना दिया, और जब हम लोग मानचित्र खरीद के लेके आते हैं तो वो एकदम एक्यूरेट रहता है, नीचे कुछ पॉइंट भी ऐसे ऐसे लाइन लाइन रहती है, तो उससे हमें क्या पता चलता है, वहाँ से हमें पता चलता है कि किसी चीज़ का क्या पैमाना होगा, किस चीज़ में क्या ऐसी चीज़ें होंगी जो उसे इंडिकेट करती हैं। तो यहाँ पे वही बताने की कोशिश कर रहा है कि मानचित्र एवं स्केच में मुख्य अंतर क्या होता है, पैमाने का। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पैमाने का अंतर होता है क्योंकि मानचित्र बनाने में पैमाने का प्रयोग किया जाता है कि कितनी दूरी पे कौन सी चीज़ें हैं। वहाँ पे अगर उन्होंने दे दिया कि इतना सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर या 100 किलोमीटर, तो वह एक्यूरेट होगा। बट हम लोग क्या बोलते हैं, अगर स्केच बनाते हैं तो उसमें कुछ ऐसा नहीं होता, इसमें ये चीज़ें अनिवार्य होती हैं, जबकि स्केच में पैमाने की अनिवार्यता नहीं होती है। चलिए ये 47वां क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के लिए कक्षा 6 से 8 तक का पाठ्यक्रम कौन बनाता है। तो इसका आंसर क्या है, SCERT। इसको मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, SCERT। ये आप नोट कर लीजिएगा। और इसका फुल फॉर्म क्या है, राजकीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं परीक्षण संस्थान द्वारा किया जाता है। ये फिर से आपको मैं बता दे रहा हूँ, फिर से बोल दे रहा हूँ, राजकीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा किया जाता है। ये कक्षा 6 से लेकर 8 तक का पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। और इसकी इंग्लिश ज़रूर याद रखिएगा, उससे क्या होगा, आपको पढ़ने में और वहाँ पे आपको टिक लगाने में अगर आ जाता है तो आसानी होगा। देखिए SCERT, ये आप अपनी नोटबुक पे नोट भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। अब आपने देखा होगा कि ये फिर से मैं भारत का नक्शा बना देता हूँ, या फिर ये यहाँ पे भारत का नक्शा आपको दिख रहा होगा। वहाँ पे देखिए कि ये जो मैं नक्शा बना रहा हूँ, ये मान लीजिए गुजरात एरिया है, नीचे का ये एरिया है, और ये ठीक, ये पूरा का पूरा हिमालय का बेल्ट है। ये जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ये नेपाल का एरिया हो गया, ये पूर्वोत्तर क्षेत्र हो गया, ये पूरा का पूरा बेल्ट है। उत्तराखंड से आपके पहाड़ी एरिया चालू हो जाती हैं और इसके बाद नेपाल से चालू होती हैं। तो बिहार यहाँ पड़ता है और यूपी यहाँ पड़ता है। तो ये दोनों क्षेत्र जो क्या हैं, यहाँ पे पूरा का पूरा मैदानी इलाका दिखता है। तो आप अगर नक्शे में देख सकते हैं तो देखिएगा वो पूरा का पूरा मैदानी इलाका है। नक्शे में आपको क्लियर हो रहा होगा, यहाँ पूरा का पूरा ये क्या है, मैदानी इलाका है। तो यहाँ पे आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, मैदानी क्षेत्र में। पूरे भारत की भूमि का 43% भूभाग पर मैदानी क्षेत्रों का विस्तार है। इस मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं पंजाब राज्य स्थित है। इसीलिए सर्वाधिक जो खेती वाला एरिया है वो पंजाब, हरियाणा, बिहार और यूपी ही आता है। बाकी जगह में पठार है, कहीं पे पेड़ पौधे हैं, तो कहीं पे पहाड़ हैं, तो वहाँ पे क्या खेती हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो जहाँ सर्वाधिक मैदानी क्षेत्र होंगे वहीं खेती भी ज़्यादा होती है। तो इसलिए आपको ये चारों राज्य भी याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ ये पूछ रहा है बिहार की प्रचलित कला है तो मधुबनी। ये आप सभी लोगों को पता होगा कि बिहार राज्य की प्रचलित चित्रकला शैली मधुबनी शैली है। इस शैली में स्त्री चित्र की प्रमुखता है। आपको यहाँ पे पिक दिख रही होगी, इसको देख लीजिए, ये आपकी प्रचलित मधुबनी शैली इसी को कहते हैं। अब बिहार का प्रसिद्ध पर्व है, बिहार का सबसे प्रसिद्ध, तो आप सभी लोगों के घर में कहीं ना कहीं आपने छठ पूजा का नाम जरूर सुना होगा। छठ पूजा जिसमें औरतें जाके सूर्य को
जो जल है वो अर्पित करती हैं। तो छठ पूजा बहुत बड़ा त्यौहार है और ये बिहार का प्रसिद्ध पर्व है। तो इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो बिहार का प्रमुख पर्व जो है छठ पर्व है। यह पर्व अक्टूबर नवंबर में दिवाली के बाद मनाया जाता है, जिसमें सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, वही पानी चढ़ाया जाता है, अर्घ्य दिया जाता है, उसको ये बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक अध्ययन से संबंधित समसामयिकी विषय का ज्ञान दिया जा सकता है। अब ये टीचिंग एप्टीट्यूड का प्रश्न है कि आपकी तार्किकता क्या है कि सामाजिक अध्ययन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जो समसामयिकी, जो करंट की घटना होती है, उसका ज्ञान किस तरीके से दिया जाता है, दिया जा सकता है। तो आंसर बहुत सारे हो सकते हैं, पर उसका सबसे उपयुक्त आंसर क्या होना चाहिए? वाद विवाद प्रतियोगिताओं द्वारा क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। प्रश्न उत्तरी प्रतियोगिताओं द्वारा क्वेश्चन आंसर पूछ के तो भी कर सकते हैं। दैनिक समाचार में विश्लेषण द्वारा, अगर दैनिक समाचार आप लोग पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा पीछे एक ऑडिटोरियल का पेज आता है, संपादकीय जिसे हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से लोग एनालिटिक्स अपने देते हैं। तो वो देखिए, वो उसके द्वारा भी हम अपना करंट का न्यूज़ देख सकते हैं। तो क्या ये सभी ज़रूरी हैं? तो हाँ, मेरे हिसाब से सभी ज़रूरी हैं। देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर देखिए यही डी वाला है। तो इसका आंसर यही है। तो समसामयिकी, सामाजिक अध्ययन से संबंधित समसामयिकी विषय का ज्ञान देने के लिए शिक्षक द्वारा निम्न क्रियाओं को अपनाया जा सकता है। यहाँ देखिए जा सकता वाली बात है, ये नहीं कह रहा है कि ये अपनाएगा ही, ये ऐसा कर सकता है। तो नंबर 1 क्या है? वाद विवाद प्रतियोगिताओं द्वारा, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं द्वारा और दैनिक समाचार पत्रों के विश्लेषण द्वारा। तो बाल संसद छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान देता है। अब यहाँ पे देखिए संसद की बात हो रही है, तो संसद में किस चीज़ का व्यवहारिक ज्ञान, मतलब जो आपका व्यवहारिक ज्ञान होगा वो किस चीज़ का संसद में मिलता है? तो राजनीतिक, न इतिहास का मिलेगा, ना भूगोल का मिलेगा, ना ही अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र का कहाँ से मिलेगा? वो किसी बिजनेस टॉपिक पे बात करें तो अर्थशास्त्र का मिल जाएगा। वो अपने इतिहास के बारे में कोई चीज़ देखें, जाएं नालंदा घूमें, वहाँ पर अपने इतिहास को खंगाल सकते हैं। और भी बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेस हैं, वो वहाँ पे जाके अपने इतिहास को खंगाल सकते हैं। दिल्ली जा सकते हैं, लखनऊ जा सकते हैं। भूगोल देखें, भूगोल के लिए वो भूगोल का क्या करें अध्ययन। पर बाल संसद, संसद को किस तरीके से गवर्न किया जा सकता है, संसद को किस तरीके से चलाया जाता है, इन सारों का क्या किस तरीके से मिलेगा? राजनीतिक विज्ञान का। तो बाल संसद सदैव किस लिए यूज होगी? राजनीतिक विज्ञान के लिए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, चलिए। बाल संसद का आयोजन कर छात्रों में राजनीतिक विज्ञान से संबंधित लोकतंत्र एवं प्रशासन संबंधी ज्ञान का स्थानांतरण किया जा सकता है तथा छात्र देश को चलाने के लिए आवश्यक कार्यप्रणाली से भी परिचय होते हैं। जो हम इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं तो उनकी ये सारी जानकारियाँ, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, किस तरीके से हमारा लोकतंत्र काम करेगा, ये सारे के सारे बाल संसद में वो सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विज्ञान के किस उप विषय में विभिन्न देशों के मध्य के संबंध का अध्ययन किया जाता है? देखिए, मैं एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रहा हूँ कि आप सभी लोगों को एक क्वेश्चन यहाँ नहीं पढ़ना है। एक क्वेश्चन से आपके ढेर सारे क्वेश्चन आंसर हल हो। ये अगर मान लीजिए मैं आपको 20 क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कराता हूँ या 30 क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, जितने भी सॉल्व करा रहा हूँ, अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने 30 ही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो ये गलत है। आपने यहाँ कम से कम 100 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे अगर आप एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देंगे तो। और इस तरीके से आप जितने भी वीडियो देखेंगे उसमें आपको इन क्वेश्चन पे तो आपने सॉल्व किए हैं, इसके एक्सप्लेनेशन में आप इतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें क्या होंगी, माइंड पे इम्पैक्ट करेंगे। और आपको कहीं भी ऐसे क्वेश्चन टकराते हैं तो आप इस पर देख सकते हैं कि क्या आपके क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं। चलिए, सामाजिक विज्ञान के किस उप विषय में विभिन्न देशों के मध्य के संबंध का अध्ययन किया जाता है? तो फिर वही चीज़ है, राजनीतिक विज्ञान। जो हमारी विदेश नीति है वो किसका विषय है? ना अर्थशास्त्र का विषय है, ना इतिहास का, ना भूगोल का, राजनीतिक विज्ञान का विषय है। हम लोग बात कर लेते हैं अगला।
इसके एक्सप्लेनेशन की, तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र के विषय का अध्ययन किया जाता है, ये तो क्लियर है। राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत प्रशासन के दो देशों के मध्य संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है, इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के किस उप विषय में स्रोत विधि का प्रयोग किया जाता है? अब देखिए, स्रोत की बात कर रहा है, यानी पीछे से हम कुछ उठाएंगे और आगे रखेंगे उसको देखने के लिए कि हम क्या देख सकते हैं। तो अर्थशास्त्र में पीछे से उठाने की ज़रूरत नहीं, जो चल रहा है हम उस पर बात कर सकते हैं। भूगोल में भी हम प्रेजेंट की चीज़ें देख सकते हैं, पृथ्वी से हम जो भी देख रहे हैं, घटनाएं जो हो रही हैं, चाहे सौर में हो रही हैं, पृथ्वी में हो रही है, वो देख सकते हैं। राजनीतिक विज्ञान हमारी राजनीति का विषय है, बट जहाँ स्रोत की बात होती है कि हम किस स्रोत से आए हैं, हमारा उद्भव कैसे हुआ है, अगर हम आज इंसान हैं तो क्या पहले हम जानवर थे या नहीं थे, हमने किस किस तरीके की गलतियां की, किस किस तरीके का निर्माण किया, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ मिलेंगी? इतिहास में ही मिलेंगी। तो ये इतिहास का विषय वस्तु है। अब हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन पर ध्यान लेते हैं कि स्रोत विधि का प्रयोग सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय के लिए किया जाता है। स्रोत विधि के अंतर्गत विभिन्न विषयों तथा विकास के मूल्य, उत्पत्ति तथा सिद्धांत का अध्ययन भी किया जाता है। प्राचीन वस्तुएं एवं अवशेषों के द्वारा इसका अध्ययन किया जाता है, जो मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया है। अब ये क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि समाचार पत्र कैसी शिक्षण सामग्री है। तो अगर आपने समाचार पत्र तो ज़रूर पढ़ा होगा, तो क्या ये आपको कुछ पढ़ के सुनाता है? नहीं। क्या ये पढ़ के सुनाता है और देख के सुनाता है, मतलब दिखता है? ऐसा भी नहीं। ये इसका माध्यम क्या होगा? श्रव्य एवं दृश्य, टीवी। चलिए इसका एग्जाम्पल भी दे देता हूँ आपको। श्रव्य और दृश्य का एग्जाम्पल क्या है? टीवी है। श्रव्य का एग्जाम्पल क्या है? रेडियो है। या फिर श्रव्य और दृश्य का एग्जाम्पल आप यूट्यूब भी कर सकते हैं। अगर इस समय आप ये वीडियो अगर यूट्यूब पे देख रहे होंगे, तो आप देखिए सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, तो आप यूट्यूब के माध्यम से, ये क्या है? ये आपका एकदम अच्छा एग्जाम्पल है श्रव्य और दृश्य का। सिर्फ श्रव्य का आप कह सकते हैं तो जो पॉडकास्ट आप सुनते हैं, या फिर आप रेडियो सुनते हैं, रेडियो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, लोग एफएम लगा कर सुनते हैं, तो श्रव्य एग्जाम्पल है। बट समाचार पत्र सिर्फ और सिर्फ आपको दिखता है और आप स्वयं इसे पढ़ते हैं, कोई और ना आपको सुनाता है, ना ही आपको किसी और तरीके से इसमें कोई जानकारी देता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ दिखता है, बाकी श्रव्य में नहीं आता है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन बोलता है कि समाचार पत्र दृश्य शिक्षण सामग्री होती है और इन्हें कैसे देख सकते हैं? तो दृश्य ईंधन को आँख का प्रयोग किया जाता है। श्रव्य के अंतर्गत रेडियो एवं टेप रिकॉर्डर आते हैं, जबकि दृश्य श्रव्य के अंतर्गत टेलीविजन आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सामाजिक अध्ययन वह क्षेत्र है जो मूलभूत मूल्यों, वांछित आदतों, स्वीकृत वृत्तियों तथा उन महत्वपूर्ण कुशलताओं के निर्माण के लिए आवश्यक है जिनको प्रभावशाली नागरिकता का आधार माना जाता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन देखते हैं। चलिए, तो ऑप्शन में है यहाँ पे ईवी वेल्स वगैरह वगैरह जो भी हैं, तो मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, डायरेक्ट इसका आंसर बता रहा हूँ कि इसके ऑप्शन हैं एम पी माफत का। अब सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में एम पी माफत का महत्वपूर्ण योगदान है। अब ये इन्होंने ये सारी कथन कहा है, मैं इसको बराबर नहीं फिर से नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि ये नागरिकताओं का आधार माना जाता है। ये कथन आप देख लीजिए पॉज करके अगर आपको पढ़ना है, क्योंकि वीडियो लंबी होगी तो पढ़ने का कोई वो नहीं है। तो चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय शिक्षा का पाठ्यक्रम को तैयार करती है। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही राष्ट्रीय स्तर पर, कौन तैयार करता है? तो NCERT का आपने नाम सुना होगा। किताब बहुत सारी है, जो मैं आपको ज्योग्राफी की इस समय आपको MCQ सॉल्व करा रहा हूँ, वो किसकी है? NCERT की ही तो है, और उसमें बहुत अच्छे से आपके एक्सप्लेनेशन चल रहे हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कर लीजिए, या फिर आप ज्योग्राफी MCQs के प्लेलिस्ट पे भी जाएंगे,
वहाँ भी आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको हमारे अदर पेड कोर्सेज भी मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रमों को तैयार कौन करता है, NCERT, यहाँ इंग्लिश लिखी हुई है, और इसका फुल फॉर्म जो है वो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा किया जाता है। क्वेश्चंस खत्म होने वाले हैं। तो ये देखिए अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य क्या है। जो हम लोग सामाजिक अध्ययन पढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, उसका असल में उद्देश्य क्या है। तो ज्ञानात्मक विकास, आपका ज्ञान का विकास हो ही रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। भावनात्मक विकास, तो आपकी भावनाएं बढ़ रही हैं। तो हाँ, बहुत सारे स्तर पे आपने इतिहास पढ़ा होगा, भूगोल पढ़ा होगा, तो आपकी भावनाएं भी कहीं ना कहीं उनसे जुड़ रही होंगी। आपके देश की अर्थव्यवस्थाएं बढ़ रही हैं, तो भावनात्मक विकास भी है। कुछ आप नया क्रिएटिव सोच पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, तो सृजनात्मक विकास भी आपके साथ हो रहा है। आप अगर इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो यहाँ कुछ न कुछ आपके दिमाग में चल रहा होगा कि अच्छा, हमारा सृजनात्मक विकास भी हो रहा है, अच्छा भावनात्मक विकास भी हो रहा है, हम एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं पढ़ पढ़ के, हम आज नहीं कल देश के विकास में सहायक होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी सामाजिक अध्ययन में होती हैं, क्योंकि हम लोग सामाजिक अध्ययन के अंदर क्या क्या पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, राजनीतिक विज्ञान पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र पढ़ते हैं। ये सभी के सभी सामाजिक विज्ञान का या सामाजिक अध्ययन का विषय है। तो हमारा विकास हर तरह से होता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन में आपको देखिए हर तरह का विकास आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कौन सी शिक्षण विधि करके सीखने का अवसर प्रदान करती है। तो कहानी, ये तो सुनाई पड़ती है। दादा बाबा ने आपके बहुत कहानी सुनाई होगी, मेरे बाबा ने तो बहुत सुनाई है, आपके बाबा ने सुनाई होगी, तो ठीक है। हम लोग तो बचपन में पैर दबाते रहते थे और खूब कहानियाँ सुनते थे, और उनकी कहानी ख़त्म ही नहीं होती थी जब तक उनका पैर न पूरा दब जाए। तो कहानी विधि तो हो ही नहीं सकती, करके सीखने वाली बात ही नहीं हो रही है। अगली व्याख्यान विधि, तो व्याख्यान विधि भी नहीं होती थी। अब क्योंकि कोई भी व्याख्या कर दिया और उससे क्या कुछ हम लोग ने करके सीखा नहीं। पर जब हम लोग कुछ योजना बनाते हैं, जैसे आपने एक योजना बनाई होगी कि आज हम इतना सिलेबस ख़त्म करेंगे, अपना इतना पाठ हम ख़त्म कर देंगे, इतने हम चैप्टर्स ख़त्म कर देंगे, तो आपने योजना बनाई, उस योजना पे कार्य किया, तो आप इसे कैसे सीखेंगे, कर कर सीखेंगे। तो योजना विधि कर कर सीखने का अवसर प्रदान करता है। इस विधि के जो प्रतिपादक हैं, अब देखिए अगला क्वेश्चन जो आपको बनता है कि योजना विधि के प्रतिपादक कौन हैं। तो फिल पैट्रिक इसके प्रतिपादक हैं, और फिल पैट्रिक के अनुसार शिक्षा सप्रयोजन होती है तथा अनुभवों से सीखने की प्रधानता दी जानी चाहिए इसमें। और अब आपका आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का आ गया, आप लोग भी खुश हो जाइए। इकाई परीक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है, इकाई परीक्षा का। अब यहाँ पे इकाई परीक्षा क्या है, पहले इसको ध्यान देते हैं। तो पहले एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दे देते हैं, इसके बाद फिर हम लोग इकाई परीक्षा पे पहुँचेंगे। कक्षा शिक्षण के दौरान इकाई परीक्षा यानी यूनिट टेस्ट जो होते हैं, उनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वह है कि जो छात्र हैं वो संबंधित सामग्री जो भी उन्होंने पढ़ा है, यूनिट टेस्ट आप सभी लोगों ने दिया होगा, तो जो भी आपने पढ़ा है वो कहाँ तक आप सीखें। क्योंकि यूनिट का मतलब क्या होता है, आपने 2 यूनिट पढ़ ली तो 2 यूनिट का टेस्ट ले लिया जाता था। 1 यूनिट पढ़ी है, टीचर अचानक आते थे कहते थे तो अब हमने पिछला पढ़ाया है, उस यूनिट का टेस्ट ले लेंगे। तो यूनिट टेस्ट का मतलब ही क्या है, तो इकाई से कि कहाँ तक बच्चा सीखा है, कितना सीख लिया है, और अगर पूरी तरीके से नहीं सीखा है तो उसकी कमियों को भी तो दूर करना होगा। टीचर को समझ में आएगा ना कि बच्चे सीख नहीं पाए हैं, तो इसी के आधार पर शिक्षा का कक्षा में अगली इकाई पढ़ाने के पूर्व शिक्षक की कमियों को दूर करने का प्रयास करता है कि अच्छा बच्चे बहुत कम मार्क लेके आए हैं इस वाले यूनिट में, तो अब क्या करेगा, वो उसे दोबारा क्लियर करने की कोशिश करेगा। यही तो एक अच्छे टीचर की खासियत है। तो ये वो जब वो करता है तो ये क्या है, तो अब यही देखिए इसी को बोल रहे हैं कि 60वां की इकाई परीक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है पता लगाना कि छात्रों ने इकाई से संबंधित सामग्री को समझा है या
नहीं, क्योंकि अगली इकाई को पढ़ना हो ही नहीं सकता। अगली इकाई को पढ़ाना क्यों पढ़ा देंगे भाई? अगर हम ये परीक्षा का ले लिया हमने यूनिट टेस्ट, चाहे बच्चों को समझ में आया नहीं, हमने दूसरी इकाई नहीं। छात्रों को हमेशा परीक्षा के लिए तैयार रखना ये भी नहीं, और छात्रों को अनुशासित रखना तो ये तो मैनेजमेंट का काम है। इसमें यूनिट टेस्ट का काम क्या है? ये भी कट हो गया। तो मेन आपका आंसर क्या हुआ? ए। तो ये था पूरा का पूरा आपका बिहार का पिछले ईयर का जो पेपर था वो था। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मैं इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूँगा। और साथ ही साथ आपको लिंक में मिल जाएगा इसके पीडीएफ के लिए कि आप जाइए नीचे लिंक में, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहाँ से आप जाइए और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसके प्रीवियस ईयर का जो भी है वो भी मैं आपको पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा, आप जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर ये पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जितने अच्छे व्यूज़ आते हैं उतना ही बनाने का मन करता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी लोग अपने दोस्तों का साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद।